और आईएएस और रिवाइज करेंगे, और इसके बाद हम इसके साथ डिफरेंट सब तक के सबसे टेढ़े सवालात करने की तरफ जाएंगे। टेढ़े तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मिक्स। देखिए सर, मैंने आपको एक बात, आईएएस 21 सबसे पहले कराने का मकसद ही यही है कि सिवाय आईएफआरएस 8 के या आपके सिलेबस में हर टॉपिक के साथ आ सकता है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं सर, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए स्कोप। जहां जहां फॉरेन करेंसी की बात आएगी ये अप्लाई होगा, सिवाय हमारे सिलेबस में कंसोलिडेशन अभी नहीं है। करेंसीज कितनी तरह की होती हैं? 3, प्रेजेंटेशन, मॉनेटरी और प्रेजेंटेशन, फंक्शनल और फॉरेन। फंक्शनल जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी इंडिकेटर, और आज हम उसके सवालात करेंगे कि प्राइमरी इंडिकेटर के सवालात क्या होते हैं, सेकेंडरी, वो भी आईसीएडब्ल्यू के सीए फाइनल लेवल के। सही है सर, सेकेंडरी इंडिकेटर। दूसरे नंबर पे और क्या था हमारे पास? हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। सही है सर। फिर हमने कहा फॉरेन करेंसी अदर देन फंक्शनल। फिर आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास दो हिस्सों में स्टैंडर्ड को तोड़ने, मॉनेटरी आइटम और मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं? हमने कहा कि सर जिनकी रियलाइजेशन या सेटलमेंट कैश में ही पॉसिबल है और कैश हो। 3 दफा ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांजैक्शन डेट पे कोई गेन लॉस नहीं आता, रिपोर्टिंग डेट पे गेन लॉस आता है, कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और सेटलमेंट डेट पे गेन लॉस आएगा, कहाँ जाएगा? पीएनएल में। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास जो है नॉन मॉनेटरी आइटम जो होते हैं वो अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं तो एक दफा जब खरीदते हैं तब, और अगर वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो हमने कहा कि जब जब रीवैल्यू करेंगे तब तक उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसका गेन लॉस वहीं जाएगा जहां पर उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस। जैसे अगर 16 है तो ओसीआई में, और अगर 40 है तो फिर मैंने आपको इन्वेंट्री की शरारत बताई थी कि इन्वेंट्री को भी किसमें? रीवैल्यूएशन वाले में कंसीडर करते हैं। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए बताओ हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है, उसमें गेन लॉस आ जाएगा। और हमने पढ़ा था कि सर अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो उसके लिए एवरेज रेट यूज करें या क्लोजिंग रेट यूज करें। चलिए सर अब मैं आऊंगा और आप देखेंगे कि सर हम इसके साथ या तो स्टैंडर्ड्स को मिक्स करने की तरफ जाएंगे, FAR 1 लेवल के भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ मिक्स हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी याद है? लैंड और बिल्डिंग, किस पर्पस के लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स। सर फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी कि सर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है उसको इनिशियली आप या तो कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फेयर वैल्यू। याद है आईएएस 16 से यहाँ पे डिफरेंस क्या था? आईएएस 16 कहता है क्लास बाय क्लास चलने, बोलता है नहीं, ये कहता है 1 फॉर लैंड बिल्डिंग के ऊपर मिलाकर के एक ही अप्लाई होगा। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल रखते हो तो उसमें 2 बेनिफिट मिलते थे। क्या? नो डेप्रिसिएशन। दूसरा, गेन लॉस कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। गेन लॉस कहां जाएगा सर? पीएनएल में जाएगा। यहां तक हम क्लियर हैं सर? पक्की बात है। तो सर याद रखें ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये इसके साथ अब तक नहीं पूछा, ये भी पूछ सकता है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में याद रखिएगा, FAR 1 के जो 2 स्टैंडर्ड में कहता हूं इस लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले IAS 20 है, वो हम देखेंगे। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो आ जाए सर, शुरू करते हैं हम। IFRS 8 की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने शेयर कर दिया ग्रुप पे, वो भी देखना शुरू करें। बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। पेपर में ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड कम ही पूछते हैं, लेकिन अगर पूछा तो फ्री के मार्क्स हैं। चलें सर, आ जाएंगे सब बच्चे पेज नंबर 30 पे। 30 नहीं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 खानानी लिमिटेड, मैंने यहाँ पे बुक खोली हुई है। क्वेश्चन नंबर बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 21 खानानी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 21 खानानी लिमिटेड मिल गया सबको? पेज नंबर इसका होगा एक मिनट रुकिए यार, मेरे पास बुक का तो ये पेज नंबर 30 आ रहा है, ये वाला हैंड आउट पेज नंबर है किसी के पास? बताता है कोई? 21 है, पेज नंबर 21। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे पास बुक होगी। आ जाए सर, खानानी लिमिटेड 21 पे तो नहीं है तो कौन? 19 20 खानानी लिमिटेड है। खानानी लिमिटेड हो सकता है एक से ज्यादा सवाल हो, जिसके अंदर आ रहा है पॉइंट नंबर 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, वही वाला केएल। हाँ आ जाए सर,
सवाल मिल चुका है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, प्रिपेयर रेलिवेंट टू द अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम केएल्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद। सर ये सीए फाइनल का सवाल, इसको हम थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया है आपके लेवल का बनाने के लिए, लेकिन इसमें सीए फाइनल का है कि काज है। केएल a पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी is preparing its financial statements for the साल ended 31 दिसंबर 2017। ठीक है। Following transactions were carried out during the year. KL purchased an investment property in for US dollar 10% advance payment was made on 1st May 2017 and 70% payment was made on 1st on transfer of title and title कब ट्रांसफर हो रहा है, 17। The remaining amount was paid on 1st August 2017। ठीक है सर। फिर आगे कह रहा है on September 1, 2017 KL rented out this property at annual rent of US dollar for 1 year and received full amount in advance. KL uses fair value model for investment property on 31 December 17 an independent valuer determined the fair value of the property was US dollar following spot exchange rates are। सर पूछने की जरूरत है कि हमारी करेंसी स्ट्रांग या वीक। आए सर आए, सबसे पहले सब बच्चे देखें, सवाल आपने करना है लेकिन करने का तरीका। रिक्वायरमेंट उसने पूछा SOFP पे जब हम आएंगे तो हमें देखना है कि सर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। अब सवाल को पढ़ के मुझे बताओ एक्सट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। SOFP में पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सर क्या यहां पर कोई लाइबिलिटी आएगी? कौन सी लाइबिलिटी? अनअर्न्ड रेंट। सर सितंबर में एडवांस रेंट मिल गया है पूरे साल का, तो लाइबिलिटी में क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा अनअर्न्ड रेंट। चलें सर, अगर हम SOCI में जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी बताएं। फेयर वैल्यू गेन लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे और एक्सचेंज गेन लॉस और रेंटल इनकम। भाई हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है ना, उसके ऊपर सितंबर वाला रेंट नहीं आएगा। सर ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आएंगी। ईयर एंड क्या है हमारा 31 दिसंबर। सर याद रखें सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे ना आप, वो आपका दिमाग को एक राह मिल जाएगी कैसे लेकर के चलना है। अब ये चीजें मुझे चाहिए, यहां तक हम क्लियर है। अब आपके पास देखो, यहाँ पर आप देखो इसी तरह सवाल को करना चाहिए, 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। या तो पहले तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पूरी कार्रवाई कर ले, सही है, या तो पहले रेंट की पूरी कार्रवाई कर ले कि रेंटल इनकम आ रही है, और उसके बाद फिर जो है रेंटल इनकम आपने कहा मुझे रिकॉर्ड करनी होगी। तुम्हारे पास है 5 मिनट, शुरू करो सवाल। 5 मिनट में सवाल हो जाना। एक्सट्रैक्ट बाद में बना लेना, इसकी जगह छोड़ के पहले सवाल शुरू कर दो। कितने लोगों ने सर ये वाली ट्रांजैक्शन पहले की? सर अपने दिमाग को ट्रेन करना है। ये देखें सर, आसान से क्लास लेने का फायदा ये हो कि आपका दिमाग ट्रेन हो के भाई पहले आसान चीज को लपक के कर लो, उसके मार्क्स तो उठा लूं मैं। सर मुश्किल चीजों के भाई रेंटल में आपने देखते ही आपका दिमाग बोले यार इसमें 2 ही ट्रांजैक्शन है, कोई एडवांस का चक्कर नहीं है, कोई बाद में पेमेंट नहीं है, समझ रहे हो कि इतनी। सर हमने कहा रेंटल इनकम कितनी आ गई? 8.8 और अनअर्न्ड कितना हो जाएगा? 26.4 माइनस 8.8 कितना हो गया भाई? सर 17 पॉइंट। अगर ये सवाल वैसे 6 नंबर का था, लेकिन हमने कहा सर यहां से मैंने 2 नंबर तो पक्के किए, यहां से मैंने 2 नंबर पक्के कर लिए। सर एडवांस का केस था, पैसे एडवांस में मिल गए तो कोई एक्सचेंज गेन लॉस
नहीं आएगा। सही है सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हो गई, उस पे गेन लॉस आ रहा है, फेयर वैल्यू गेन कितना आ रहा है अभी कह रहे हैं, करें नहीं आप खुद से सर कोशिश करें, पेपर में मैं थोड़ी हूँगा, पेपर में तो आप हजरात ने खुद होना है ना। सर वरना ना कुछ बच्चे बुक लेके आ रहे थे, जरूरत पड़ी आपको? सर हमें तो पता ही नहीं था बुक ले जा सकते हैं। जरूरत पड़ी? मतलब अगर पता हो तो ले जाते। मैं FAR 2 में तो ज्यादा बच्चे लेकर के आएंगे सर उसमें होता क्या है सर उसकी बुक में? सर उसकी बुक में क्या होता है? रेशियोज लिखे होते हैं सर? नहीं, उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं ना, जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, वो सारी चीजें होती थी। FAR 2 में भी मैं बच्चों को बोलता हूँ नहीं लेकर जाना। एक कुछ यूनिफॉर्म वाले बच्चे आते हैं, वो आप खत्म कर दिया उन्होंने, चलो जदीद अब आप, लेकिन आप खैर बुकें तो उनके पास होती है ना, यूनिफॉर्म वाले बच्चों के पास बुकें होती थी। मैं कहता था पेपर में आपको उससे मांग लेनी है बुक। इन्विजिलेटर को अगर कभी जरूरत भी पड़े ना, बोलना मुझे, मैंने किया भाई है, मैंने जिंदगी में किया हुआ है, तो आप उससे मांग लें। और अगर वो नहीं देना, कुछ मना करे, तो उस टाइम पे खाली बोलना। उस टाइम पे जो इमोशनल वार होती है ना, आदमी बोलता है यार सही है कि कुछ भी हो कि यार इस आदमी को अब इसकी मदद करनी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने कब खरीदी है बताएं जी? 1 मई 2017, ऐसा ही है। 1 मई 17 क्या एंट्री बनाएंगे? पीबी डेबिट होगा ना? कह रहा है 1 मई 2017 परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन US फॉर 2.6 million। 10% एडवांस वॉज मेड ऑन 1 मई 17 एंड 70% वॉज मेड ऑन 1 जुलाई। तो सर अगर 1 मई 17 को अगर हमने 10% एडवांस दिया है, क्या एंट्री बनाऊंगा? एडवांस डेबिट सूदी दारा कितने से? 20? पक्की बात है। हमने कहा सर 2.6 मिलियन डॉलर की थी, रेट था 100 रुपए का, 10%, तो कितना हो गया? 20। सर फिर हमने कहा टाइटल कब ट्रांसफर हो रहा है? 1 और सर अगर 1 जुलाई 17 को टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, अब मैं अपने पास क्या रिकॉर्ड करूंगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, एडवांस क्रेडिट और पेबल क्रेडिट। जल्दी से जरा मुझे बताएं, एडवांस कितने से? 26। बैंक कितने से होगा? 2.6 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था? और कितने परसेंट? कितना हो गया? 19 और पेबल कितना बचा सर? मल्टीप्लाई बाय रेट, अब कितने परसेंट है पेबल? 20 ना, 54 पॉइंट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से आ गई भाई? 271.7। मानते हो? अब हमने कहा सर 2 एंट्रीज बाकी हैं, कौन सी 2? पेबल को रीमेजर करना और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन निकालना। तो सर आज सबसे पहले पेबल की बात करते हैं। पेबल हमारा कितना है? 54 पॉइंट, और अब रेट कितना हो गया है? 108। और हमने पेबल किस रेट पे रिकॉर्ड किया था? 100। यहाँ पर हम इंपोर्टर हैं, हमने बाहर की चीज खरीदी है, तो हम वफादार है ना सर? हम वफादार हैं, नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है ना सर? तो हमें ये तो पता है एक्सचेंज लॉस आएगा कितने से? हमने कहा 2.6 इंटू 108 मल्टीप्लाई बाई 70%, माइनस कर देंगे हमारा जो पेबल था 54.6। कितना हुआ भाई जल्दी बताओ? ओहो 1 अगस्त को पेमेंट करना है, ऐसा ही है? तो 1 अगस्त को तो हमने कहा पूरा था, सही है। 31 दिसंबर तक हम नहीं जा रहे, ऐसा ही है? 20 में पेमेंट हो गई है, तो आए सर पेबल तो हमने कहा 54.6 से डेबिट,
सूदी इजारा कितने से क्रेडिट होगा बताएं भाई? 56.16 और हमने कहा सर बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा? एक्सचेंज लॉस। कितना आ गया? यहां तक हम क्लियर हैं? अब हमने कहा सर 31 दिसंबर 17 को हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू गेन निकालेंगे। कितना आ रहा है सर? हमने कहा फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर कितनी है? बताओ भाई। 2.5 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना चल रहा था उस दिन? तो कितना हो गया? और हमने कहा कैरिंग अमाउंट इन बुक्स कितनी है? 271 तो फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया? 18.3। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन कितने से? अब सर आए हमने कहा फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया? 18 एक्सचेंज गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? 1.56 का हमने कहा लॉस आ गया। और बताएं सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक्स में कितने से आएगी? 271.7 या 290? 290। तो हमने कहा सर ये हो गया हमारा सवाल। सर आसान है क्या? लेकिन फिर भी खुद से नहीं करते, सुस्ती और काहिली हावी है। अच्छा सही है। हाँ तो इसका लर्निंग आउटकम लिख लें IAS 40 विद IAS 21। चलिए सर फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन करने के प्राइमरी इंडिकेटर और सेकेंडरी इंडिकेटर्स। प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या थे? जिसमें आपकी सेल हो परचेजेस हो, है ना सर? और सेकेंडरी इंडिकेटर क्या है? जिसके अंदर आपकी लोन हो या सेविंग्स हो। अब सर अब जो हम सवाल करेंगे ना उसके आगे लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा? आई के वैश्यू हुआ है वो हर एक में आ रहा है कि भाई तू डिस्क्रिप्शन वाले सवाल दे। और देखो याद रखो ये जो टॉपिक्स है ना IAS 21 है IFRS 8 है ये अभी नए हैं ये डायरेक्ट CA फाइनल से आपके सिलेबस में डाले गए। तो इसमें बहुत सारे अनटेस्टेड एरियाज हैं जिनको अब तक आई के अपने टेस्ट, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि अभी IAS 40 के साथ इसने अब तक पकौड़ा इसका नहीं बनाया है ना सर। इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव सवाल हैं, अब एक सवाल है जो कि ICAW ने CA फाइनल में पूछा है। आप लोगों के पास हैंड आउट के पेज नंबर 21 पे देखें असाइनमेंट के नाम से आ रहा होगा, आ रहा है असाइनमेंट। उसमें जो पहला सवाल है सर ये ICAW का सवाल है और ये ICAW में 8 मार्क्स के लिए आया था। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े क्या कह रहा है? हाउ माइट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिटरमाइन द फंक्शनल करेंसी। अब इस किस्म का सवाल है, इसमें हम मिलकर करेंगे और जज्बात का इजहार करना है, मतलब समझाना है। और सर इसको लिख ले लास्ट डे रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आके छापेगा कि आप बताएं। अब सर सुनिएगा, कुछ चीज़ें आपकी जो एक करेंसी में होंगी कुछ एक में होंगी, सही ना? अब उसमें से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर्स लगा करके डिसाइड करना है। तो आ जाए सर, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये असाइनमेंट मटेरियल है। सवाल का नाम क्या है? बॉगडेंकोड। A small food processing company located in is trading almost exclusively with where the currency is the euro. The management of the company needs to decide on the functional currency of the company, that is whether to use the Danish krone or the euro, and is using the following amounts are denominated in krone except as
इसने कहा देखो हम परेशान हैं, डेनिश क्रोन को अपनी फंक्शनल करेंसी बोलें या यूरो को बोलें। और जो अमाउंट्स हैं वो अभी किसमें हैं भाई, वो अमाउंट्स हैं किसके अंदर, क्रोन के अंदर हैं। क्या हम यहां तक क्लियर हैं, पक्की बात है। इसने कहा जहां पर मैंने इंडिकेट किया होगा कि यूरो के अंदर है तो फिर इसका मतलब है वो यूरो में, वरना किसमें। अब देखें सर उसने कुछ में लिखा हुआ भी है ना सर। अब आ जाए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो हमने कहा, इसने कहा रेवेन्यू 750 मिलियन है, सारे का सारा किसमें है, यूरोज में। फिर कहा डोमेस्टिक सेल्स जो है 250 है और यूरोज में कितना है, 0 है ना सर, कितना है। टोटल रेवेन्यूज का अगर हम देखें तो 75% है यूरोज में। फिर कह रहा है मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, देखें रेवेन्यू के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मटेरियल्स 450 में से 15% किस में, यूरोज में है। बाकी उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये सारे के सारे क्रोन के अंदर ही जाने, ठीक है सर। फिर वो कह रहे देखो सवाल बड़ा वो लिया है तेरा, इसने आपको सारे अमाउंट कन्वर्ट करके दिए हैं लेकिन साथ में बता भी दिया है कि इसके अंदर कितनी चीजें यूरोज में है और कितने नहीं है। आईकिप ने अगर ऐसा सवाल दे दिया ना तो आधा बच्चा तो सवाल पढ़ते ही परेशान कि भाई ये क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कवर करके जाते, थ्योरेटिकल नहीं करके जाते कि भाई ये इस किस्म का सवाल भी आ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर। सही है सर, ये बात आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों को एंड तक पता ही नहीं होगा कि यार प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर कोई कॉन्सेप्ट भी है कि नहीं है। तो अब हमने कहा अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एंड जर्नल, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिविडेंड्स। इसने कह दिया कि भाई अगर आप गौर से देखें तो रेवेन्यू है आपका और मटेरियल है और आपका थोड़ा बहुत सेलिंग एंड जर्नल है यूरोज में। अब कह रहा है मेन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज, अब ये आपको सेकेंडरी इंडिकेटर की बात बता रहे हैं। इसने कहा कैश कितना है, मतलब कैश मतलब आपकी जो सेविंग्स है ना, कैश मतलब जो आपके पास पड़ा हुआ है वो क्या है, सेविंग्स है। उस 120 में से यूरोज में कितनी रखी हुई है आपने, 90%। सही है सर। और इसने क्या कहा कि इसके बाद जो है अकाउंट रिसीवेबल यूरोज का कितना है, ट्रेड पेबल 0 है, बोरोइंग्स यूरोज में कितनी है। अब बताएं, ये पूछ रहा है कि भाई देखो सवाल का थोड़ा स्ट्रक्चर समझना, इसने थोड़ा शरारत की है। सारे अमाउंट उसने कन्वर्ट करके यूरोज में दिए। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है ना वो है कि डिनोमिनेटेड इन यूरोज और हेल्ड इन यूरोज। इसके हिसाब से अब आप लोग मुझे बताएं सर फंक्शनल करेंसी मेरी यूरोज है या क्रोन है, यूरोज है या क्रोन है, और इसका आंसर लिखेंगे कैसे, बताएं भाई इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जज्बात का इजहार, भाई ये थोड़ी लिखेंगे आप फंक्शनल करेंसीज यूरोज या क्रोन, खत्म। परसेंटेज है वो ज्यादा है, बड़ी अमाउंट है ज्यादा है उसके अंदर। सर सबसे पहले तो सब बच्चे, कितने लोग कह रहे हैं फंक्शनल करेंसी यहाँ पे यूरोज है, कितने बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर क्रोन है। चलें सर अभी देखेंगे कि जो लोग कह रहे हैं यूरोज है ना तब उनको इसको एक्सप्लेन करना है। सही है सर, पेपर में भी यही है कि बताओ भाई कैसे है। रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ माइट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिटरमाइन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैसे डिटरमाइन करेगी। ये नहीं पूछा मुझे फंक्शनल करेंसी बताओ। अब यहां पर जब इस किस्म का सवाल आएगा ना सर तो हमें इसको प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर की उसमें जाना है। सही है, तो अब हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे, इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। लिखें अपने पास, फिर मैं इसको बोर्ड पे भी आपको वर्किंग बताऊंगा कैसे करेंगे। फंक्शनल करेंसी इज डिटरमाइंड, पहले उसको लॉ बताएंगे जैसे तुम लोगों ने बिजनेस लॉ में किया होगा। फंक्शनल करेंसी इज डिटरमाइंड, functional currency is determined on the basis of primary indicators
that is sales and purchases / cost of goods sold, comma, and if primary indicators are unable to clearly identify, and if comma के बाद and if primary indicators are unable to clearly identify the functional currency, then management will consider secondary indicators, then management will consider secondary indicators which are borrowings and savings. Full stop. Considering above, functional currency is, फिलहाल के लिए लिखिए यूरोस, देखते हैं क्या निकल गया। इज यूरोस, देखते मुझे तो ना लिखो, काट के लिख लेना, तभी पता तो चले ना। जो तू पेपर में एक इंस्टिंक्ट पे करेगा ना, तो उसके बाद जब काटना कितना बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। आज यूरोस as computed या as worked out below, as worked out below। चलें सर, अब सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, अब हमें इसको बताना है। अब आप छोटी सी हेडिंग डालेंगे इसके साथ ही। पहले हम कर लेते हैं प्राइमरी इंडिकेटर्स। अब इसमें आपको बताना है भैया रेवेन्यू, यूरोस और क्रोन। परसेंटेज सब बच्चे जरा 75% और 25%। अभी कॉपी नहीं करना। कॉस्ट पे अगर हम आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब इसको करने का तरीका देखेंगे हम सब। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे अगर हम आए तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप मटेरियल से लेकर आधा अपना डेप्रिसिएशन तक, बल्कि अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तक, जितनी भी कॉस्ट है सबको टोटल करेंगे। मटेरियल से लेकर अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितनी है? 640, ऐसा ही है। अब आप एक काम ये करेंगे, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी नहीं, टोटल है 640 है ना। अब आप 450 का लेंगे 15%, 450 का लेंगे 15%, कितना आ रहा है भाई? 67.5। अब सब इधर देखना, कॉपी नहीं, ये जरा टेक्निकल बात है। सर टोटल आपने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो है मटेरियल से लेकर अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तक अगर हम जा रहे हैं तो वो है 600, और उसने हमें बता दिया कि जो मटेरियल है उसका 15% क्या है? यूरोज में है। ऐसा ही है सर, वो किस में है?
यूरोज में है। तो हमने कहा कि सर अगर मैं 67.5 को डिवाइड कर दूं 640 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यूरोज के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना इंपैक्ट है। 10.54। तो रिमेनिंग किसका हो जाएगा? 89.46% किसका हो जाएगा? क्रोन का। यहां तक हम क्लियर है सर? प्राइमरी रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर इसमें मैं और भी चीजें डालूं, सही है, लेकिन उसको मैं एंड में लेकर के आऊंगा। देखो डेप्रिसिएशन को भी मैंने, क्योंकि उस टाइम में कहा था प्राइमरी में होता है रेवेन्यू और परचेजेस ना, तो परचेजेस को हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा सही रिप्रेजेंट कर सकता है। अब हम आएंगे और हम जाएंगे सेकेंडरी इंडिकेटर्स की तरफ। कॉपी नहीं करना है। अगर हम यहां से देखें सर तो मेजर रेवेन्यू में किसका है? क्रोन में। तो सर देखें यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन है, यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन है। रेवेन्यू यूरोस की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कॉस्ट किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है? क्रोन्स की तरफ। तो जब उसने क्या कहा प्राइमरी के अंदर मसला होगा तो किसकी तरफ जाओगे? सेकेंडरी। और सेकेंडरी में क्या होता है? सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। अब हम आए सेकेंडरी के अंदर। सब बच्चे इधर देखेंगे सेकेंडरी में। सर सेकेंडरी में आए कैश। सेविंग्स मतलब कैश ना। कितना है हमारा सर? 90% यूरोज में है और 10% क्रोन में है। और मुझे बताएं दूसरी चीज क्या होती है? बोरोइंग्स किस में? बोरोइंग्स में और किस में है सर? बोरोइंग्स किस में? टेन 10% है और 90%। चलिए तो यहां भी कंफ्यूजन है ना? नहीं नहीं, अभी रुके जरा, कोई टेंशन की बात नहीं है सर। यही जो तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग लगता है कि सीए के अलावा बाकी सब आसान है ना, ICAW ये वो बता रहे बेटा कैसे आसान है कैसे नहीं है। ये आई आपका सवाल है ही नहीं। अदर फैक्टर्स बेटा याद रख, कुछ सवालात मैं आईकेप के बताऊंगा IS 38 के अंदर, तो डिक्टो उसने छापे में ICAW के नाम बदल दिए और अमाउंट्स। अदर फैक्टर्स पे आता है। अदर फैक्टर्स में हमारे पास क्या बचा है? जो हमने ऊपर छोड़े थे, डेप्रिसिएशन छोड़ा था और क्या छोड़ा था? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिविडेंड्स। अब इसमें आ जाओ, यूरोज और क्रोन। हाँ जी बताएं। डेप्रिसिएशन सारी की सारी क्रोन में? हाँ जी। सेलिंग एंड एडमिन 16% यूरोज में है और 84% क्रोन में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रोन में और क्रोन में। ऐसा ही है सर। अब यहां तक के बाद मुझे बताओ क्या है हमारी करेंसी फंक्शनल? क्रोन है या यूरोज है? कितने लोग कह रहे हैं क्रोन है, कितने लोग कह रहे हैं यूरोज है? अभी भी सोचना पड़ेगा। चलें सर अब हम लिखेंगे इसके आगे, जो आपने भी जो लिखना है उसके बाद ये पूरी वर्किंग कॉपी करें। हाँ इसमें ये सारी क्रोन में क्या है? ये ये जो लिखा हुआ है एनर्जी एंड गैस, हमने सबको टोटल कर लिया ना क्रोन। हमने कुछ नहीं लिखा, अज्यूम क्या है इसमें? लिखा नहीं है ये बोल रहा है। हाँ उससे जानबूझ के नहीं दिया। फाइनल लेवल का सवाल है, उसने कहा बच्चे खुद समझेंगे थोड़ा। तो ये अगर होंगे तो हम इसके साथ ही करते हैं। जी जी। प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी और फिर हमारे अदर फैक्टर्स। तो जिस दिन ये सवाल आया ना आईकेप में लाशें गिरेंगे और आईकेप देगा, आईकेप बोलेगा भाई सही है, हल्के सवाल पूछे मैंने, ये प्राइमरी सेकेंडरी और फिर अदर फैक्टर्स। अब इसकी बेस पे हम बनाएंगे ये आंसर इसका। तो सर तला की छुट्टी देंगे आज? मैं दुआ मांगूं।
चला तो बेटा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। नहीं सर मुझे सेटअप नहीं लगा सैटरडे लगा वो मुश्किल सर दादा सैटरडे को नहीं लगाएंगे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। संडे को नहीं लगाऊंगा नहीं वो कह रहे वीकेंड पे लगाऊंगा ही हो जाएगा सर तलाश सैटरडे को नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। चलो संडे को लगाएंगे। हाँ, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। सर इसके बाद आपकी कंपनी को इसके अकाउंट में कितने दिन सैटरडे 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा थ्योरी में पढ़ा के यार मैं मेरा मानना है बच्चे का थ्योरी में टाइम स्पेन इतना होता है। तला की कितने बजे क्लास है? 8 बजे। इन तला के अगले हफ्ते से या तो तला के लेट करवाते हैं या तो मैं कंपनी को पहले कर लेता हूँ, है ना। कुछ बच्चों का कॉस्टिंग के साथ क्लैश आता है। चले जी सर स्टोरी टाइम बेटा, ये सवाल तो पूरा होगा। थोड़ा सा स्टोरी चलें सर, ऊपर जो आपने यूरोस लिखा था उसको काट के लिख दें क्रोन। सही है, उसको काट के क्या लिख देंगे? सर मैंने ब्लैंक छोड़ा क्रोन। बस यार दुआ ही नहीं कर रहा तो सही नहीं हो रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। चले सर, इसको काट करके लिखेंगे क्रोन। और अब जो तुमने पूरी वर्किंग ये कॉपी कर ली, इसके बाद लिखोगे since primary and secondary indicators are unable to clearly identify functional currency, therefore if we combine other factors we can conclude that Kron is the functional currency for the company। अब जो सर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका होमवर्क है। 2 आपका होमवर्क है और 4 आपका होमवर्क है। कल की क्लास में शुरुआत ही मैं किससे करवाऊंगा, लेकिन सर 2 तो बहुत सिंपल है, 4 में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। कल की क्लास देखो, मेरी FR 1 की क्लास से तो मैं घर से आऊंगा नहीं, तो मैं इंशाल्लाह वो फिक्स कोशिश करूंगा कि 11:35 पे शुरू कर दूं। कल की क्लास में इसको पूरा खत्म करेंगे, MCQs एक्सेट्रा एवरीथिंग। और IFRS 8 दे दिया, उसको सर अपने पेज पे लेना शुरू करो, बहुत इंटरेस्टिंग है IFRS 8। और उसके बाद जो है सर अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं जैसे आपको कहा था IFRS 9 की भी रिकॉर्डिंग डालूंगा, ताकि सर मेरी कोशिश ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं आपके रिजल्ट से पहले रिकॉर्डिंग वाला काम ज्यादातर हो जाए। नहीं पड़े, देखिए मैं आपको अपना गुमान अच्छा रखें, और गुमान अगर इंशाल्लाह अच्छा होगा तो चले सर। अब आपके 2 ही टॉपिक बस रिकॉर्डिंग पे और नहीं, एक इफ्रिक 1 भी कहा था मैंने, इफ्रिक 1 और IS 41 4, लेकिन छोटे छोटे आ जाए सर। अब सब बच्चे यहां तक सर सुने कल की क्लास, इसमें अब ना सारे हम मुश्किल चीजों का मैं क्यों करवा रहा हूँ स्मार्टली। और आज की क्लास के सर स्टोरी टाइम पे आएंगे, और स्टोरी टाइम में आज हम आए, कितने लोग जिंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बिजनेस केस स्टडी। आपको बताएं इंडिया के अंदर कितने लोग मैच जो है वो इंडियन चैनल्स पे देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, देख लिया करो। कम से कम
मैच में यहाँ पर अल्लाह माफ करे अजीब से नाचने गाने वाले इश्तिहारात आते हैं, उनके क्रिएटिव इश्तिहारात होते हैं। मैं स्टार स्पोर्ट्स पे ही देखता हूँ, नहीं होता केबल वाले को बोलता हूँ कुछ भी कर लगा, सही है। मैच देखेंगे तो भाई स्टार स्पोर्ट्स पे या जो भी, ऐसा क्यों? उसके पीछे सर वजह होती है कि जो इंडियंस होते हैं ना, साफ सी बात है यार, उनका मार्केटिंग बड़ी क्रिएटिव करते हैं। अब सर मैंने ना उनकी एक केस स्टडी पढ़ी। इंडिया के अंदर एक ज्वेलरी का ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क। किसी ज़माने में दीपिका बाजी उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी थी, तनिष्क। अब मैं आपको बताता हूँ उस आदमी ने क्या किया, और पता है वो आपको पता है ये क्या क्या मेरी सही है। मेरा एक दोस्त था ना, वो अक्सर कहता था, वो मुझे आज भी याद है, वो कहता था यार गजवाए हिंद हुई, गजवा अगर हिंद हुई तो करीना कपूर मेरी है, सही है, आ जाए। तो खैर है सर, अब आए तनिष्क ने क्या किया। आप सर देखिएगा जो ज्वेलरी मार्केट थी इंडिया की, और जैसे हमारे मुल्क में, आपने कभी सुना है कि यार गोल्ड के अंदर एक आध के अलावा कोई ARY का एक ब्रांड बना हुआ है, थोड़ा बहुत कोई और ब्रांड है? नहीं। अब तनिष्क ने यार देखा कि यार ये ज्वेलरी मार्केट, इसको कहते हैं, देखो सुन लो, अनऑर्गेनाइज मार्केट। सर ये इसके अंदर कोई ब्रांड ही नहीं है कोई बहुत बड़ा ना, है भी तो मतलब, और लोग इसमें आप देखें ना, लोग गोल्ड वाला जो होता है उसके ऊपर आपके घर के अम्मा अब्बा का किसी एक ज्वेलर के ऊपर भरोसा होता है, और वो ज्वेलर अक्सर चूना लगाता है, सही है। तो इसलिए बेसिकली ये बनाए, ये ब्रांड जो है टाटा ग्रुप का है तनिष्क ना। तो उन्होंने कहा हम तनिष्क को क्या करके हैं, तो उन्होंने कहा तनिष्क को अब चलाना है, नया ब्रांड बनाना है, लेकिन लोगों का भरोसा तो अपने गोल्ड वाले के ऊपर होता है। तो उन्होंने ना 2 स्ट्रेटेजीज यूज़ की तनिष्क को चलाने की। अब बिजनेस उन्होंने लॉन्च किया, नहीं चला। उन्होंने कहा 2 काम करते हैं। उन्होंने कहा देखो यार गोल्ड ऐसी चीज़ है, सबको अपनी औलाद के लिए, बेटियों के लिए तो सेव करना ही होता है, बनाना ही होता है ऐसे ऐसे माँ बाप को। तो उन्होंने उसके लिए एक स्कीम लाया माँ बाप को। बोले यार आप एक काम करो, अगर आपको गोल्ड चाहिए ना तो आप हमसे गोल्ड जो है प्योर हम आपके सामने चेक करेंगे 100%, उसके लिए आप हमें मंथली किस्तें भरो, और अगर आपने 11 किस्तें टाइम पे भरी ना तो 12वीं हमारी तरफ से फ्री है, 12वीं हमारी तरफ से। तो उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की कि यार आप गोल्ड एक साथ लेने की फिक्र छोड़ो, आप 11 किस्तें हमें दो, 12वीं में हम आज के रेट पे आपसे लॉक करेंगे। गोल्ड की प्राइस तो फ्लक्चुएट होती है ना, उनका हम आज के रेट, जो रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से आपसे प्राइस लॉक करेंगे। आपको कहेंगे आप हमें 11 किस्तें दो, और एंड में 12वीं हम आप नहीं दो, अगर आपने 11 टाइम पे दिया और आप हमसे गोल्ड ले जाना। अब सर इससे जो ना एक नॉर्मल फैमिली थी, उसने कहा यार ये तो बड़ा सही लोग हैं यार, आहिस्ता आहिस्ता करके हमसे गोल्ड के पैसे लेंगे, और रेट भी आज के, क्योंकि गोल्ड की प्राइस तो ओवर द ईयर यूजुअली बढ़ती है। तो एक लॉक किया, वहां से इन्होंने एक तो उसकी मार्केट को हिलाया। दूसरी चीज उन्होंने किया वो ये किया कि लोगों को कहा कि यार आपने गोल्ड तो वैसे अभी बनाया हुआ होगा ना आपने किसी ज्वेलर से, अब आपको अगर उसको टेस्ट करना है, उसकी वैल्यूएशन करवानी है, क्या है वो आप आओ और हमारे तनिष्क के किसी भी स्टोर पे जाओ और फ्री में करवा दो। अब जब लोग वहां पर आए ना तो उन्होंने लोगों को तोल करके बताया यार उसने तो ये कहा था ये 24 कैरेट का, ये तो 21 कैरेट का है, जो जिससे तुम हमेशा बना देते। तो वहां से जो पुराना भरोसा था ना लोगों का ज्वेलर का, उनको क्या कर दिया, तोड़ा। फिर दूसरी तरफ से ये इंस्टॉलमेंट वाली स्कीम लेकर के आए। और सर इस वक्त इंडिया की, अब इंडिया कितना बड़ा है, उसकी जो गोल्ड मार्केट है, जो ज्वेलरी मार्केट है, उसका 26% शेयर है तनिष्क के पास। सही है सर, कितने परसेंट शेयर है? 26%। सर ये देखें, ये जो बिजनेस का एक मॉडल होता है ना, ख्वारी वाला जरूर है, लेकिन अच्छा ये यूजुअली कर भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही कर सकता है, लेकिन माइंडसेट बहुत जरूरी है। इसको समझें कि यार बहुत सारे काम है अनऑर्गेनाइज। यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये चीज़ किसी ने अब तक ऑर्गेनाइज नहीं की। मैं आपको हमारे मुल्क की एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि इंडिया में तो हो चुका है सर। शार्क टैंक सबने देखा था, वो जो पीयूष था उसका काम क्या था, आईवेयर। उसने क्या किया सर, उसने देखा ये भी अनऑर्गेनाइज मार्केट है, कोई ब्रांड ऐसा है ही नहीं। उसने क्या किया सर, उसने बोला मैं चश्मे में ब्रांड बनाता हूँ, अब उसके अगर तुम्हें केस स्टडी बनो ना, पढ़ो ना। उसने ब्रांड बना दिया, चल ही नहीं रहा भाई। क्यों नहीं चल रहा? वजह ये थी कि अगर आप देखें जो जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, नहीं कोई ग्लासेस पहनते हैं ना, वो यूजुअली ग्लासेस बनाते हैं तो वो जो जिस डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, उसी के आसपास जो है ना वो होता है। तो पीयूष ने कहा भाई तुम कुछ ना करो, ये हमारी वेबसाइट है, इसमें फ्रेम है, तुम सिलेक्ट करो, आंखों पे लगाओ, मतलब वो तुम्हें पिक्चर दे देगा, तुम अपनी पिक्चर अपलोड करो, उसमें लगा के बता देगा। लेकिन लोग फिर भी नहीं आ रहे थे। उसने कहा कुछ भी नहीं करते। अब वो स्टार्टअप कल्चर, उसने फंडिंग पकड़ी और उसने लोगों के घरों पे डॉक्टर भेजना शुरू कर दिए।
उसने कहा यार अगर तुम्हें आई चेकअप कराना है ना भाई, तू अब जा ही नहीं वहां पे भी, अब डॉक्टर के पास भी नहीं जा, तेरे घर पे डॉक्टर आएगा। सही है, तेरे घर पे डॉक्टर आएगा। वो डॉक्टर जाता, शर्त ये थी कि डॉक्टर तब आएगा जब तुम यहां से चश्मा भी बुक करवाओगे, है ना। तो जब आप एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लोगे, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर फ्री में टेस्ट करके देगा, बस आपको पहले चश्मा जो है उसका फ्रेम व्रेम बुक कराना होगा। चलो यहाँ जब ये किया ना, तब उसने इसकी मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब उसके पास कोई मेरे ख्याल में मार्केट का जो है 6 या 8% शेयर है, और इंडिया का 6-8% पूरे पाकिस्तान के बराबर है। तो आप समझ रहे हैं सर ये बेसिकली। और आज के दौर में मैं आपको बता दूं सर, जो ये नस्ल आगे बढ़ती जाएगी ना, इतने ही हम आराम पसंद होते जा रहे हैं, है ना। आप पूछें कभी अपने जो है ना अम्मा अब्बा से कि फूड पांडा का कॉन्सेप्ट कितना था उनके ज़माने में, क्या कोई कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं सर। रेस्टोरेंट, अगर आप में से भी अगर कोई आज से जाए 15 साल पहले, सही है, जब बिल्कुल आप छोटे होंगे बचपन में, आप देखें अम्मा अब्बा आपको 2-3 जगह ही लेकर जाते होंगे, इतने ऑप्शन ही नहीं थे। तो सर ये मैं हमेशा कहता हूँ, देखो पाकिस्तान में रहना है ना, अब अगर नौजवानों तो कोशिश ये करो कि यार बिजनेस क्रिएट करो। बिजनेस क्रिएट होगा, आप इकोनॉमी के लिए भी अच्छा करोगे, नहीं तो बाहर चले जाओ। इस मुल्क से क्या है सर, क्योंकि सर अभी बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। अभी एक बड़े मशहूर टीचर हैं सीए की फील्ड के, पता चलेगा आपको कि 3 महीने के अंदर वो भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। कौन सा? नहीं वो नहीं जा रहे। एक और टीचर हैं जो करीबी किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं और ऑडिट पढ़ाते हैं। सही है सर। तो जो है वो अगले 2 से 3 महीने में वो भी कहाँ जा रहे हैं सर? बाहर जा रहे हैं। नहीं परमानेंटली शिफ्ट जॉब। सही है सर। तो पॉइंट, और मैं आपको बता दूं अगले 2-3 टीचर्स और हैं जो कि इस आस में लगे हुए हैं कि जैसे ही बाहर नौकरी हो। क्यों सर? वजह ये है कि सर इस मुल्क में जो है अब नौजवानों को नजर नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ अगर जाओ तो ये कुछ सोचो, बिजनेस करो। और मैं आपको बता दूं कि सर, और हमेशा वो बच्चे, उन बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है जो कि देखें सर, कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, कमाना होता है, बहन की शादी, अब्बा का लोन है ना, उनको होता है कि मैं कहता हूँ पहले जॉब करो, पैसे कमाओ, बाहर जाओ। ये लेकिन जिनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है ना सर, वो इस अपॉर्चुनिटी को लें। और उनके अब्बा यकीन माने इंशाल्लाह उनको 1-2 साल पाल देंगे क्वालिफिकेशन के बाद भी। सही है। वो कोई ऐसा आइडिया पे काम करे। मेरे बहुत सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, कोई स्पोर्ट्स वियर पे इस पे काम कर रहा है, कोई उस पे काम कर रहा है। कितनों को ये क्लास में जो मैंने भाषण दिए, इसके बाद माशाल्लाह कितनों ने इससे जो है एक बिज़नेस क्रिएट किया। सही है। और आज माशाल्लाह उनका एक अच्छा ग्रोइंग ब्रांड चल रहा है। सही है सर। तो वो ये आप लोगों में से ही निकलेंगे सर, याद रखें। ये अभी आप लोगों को अपनी स्किल्स का नहीं पता है, तो आप इंशाल्लाह करेंगे, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे 11:35 पे क्लास हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।